हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आज हम यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 7 का आज जो टॉपिक है वो है उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि उपग्रह क्या होते हैं। तो उपग्रह का अर्थ है वो कोई भी खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है वो उपग्रह कहलाता है। जैसे कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है, हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाता है। पर ये जो चक्कर लगाता है वो किसी निश्चित पथ पे चक्कर लगाता है और बार बार उस पथ को दोहराता भी है। जो निश्चित पथ जिसको वो बार बार दोहराता है उसी को हम कक्षा बोलते हैं। ठीक है ना। तो हर उपग्रह का कोई ना कोई कक्षा होती है। उपग्रह की अगर हम कक्षाएं देखें तो सबसे पहले निम्न भू कक्षा। निम्न भू कक्षा जिसे हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, ये उपग्रह की सबसे निचली कक्षा होती है। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो 160 से लेकर 2000 किलोमीटर के हाइट पे ये होती है। अब क्योंकि ये कक्षा सबसे निचली है, इसलिए हमको इसमें उपग्रह स्थापित करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखो, ये जो कक्षा है इसी कक्षा को ध्रुवीय कक्षा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी हाइट पे अगर उपग्रह को उत्तर से दक्षिण, मतलब अगर हम देखें तो ध्रुवों से अगर उपग्रह गुजरता है इसी कक्षा को फॉलो करते हुए, मतलब इतनी हाइट पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोलर अर्थ ऑर्बिट। तो निम्न भू कक्षा का ही दूसरा नाम क्या है, पोलर अर्थ ऑर्बिट है, अगर वो उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ध्रुवों से गुजर रहा है तो। इसमें कोई भी उपग्रह को अपना एक चक्कर पूरा करने में 90 मिनट का समय लगता है। अब निम्न भू कक्षा जो है उसमें जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वो होते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह। हालांकि आगे मैं सारे उपग्रह के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, फिर भी यहाँ देख लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है। तो रिमोट का मतलब होता है कि बहुत दूरी पर, और सेंसिंग का मतलब क्या होता है कि संवेदना, मतलब बहुत दूरी से जो है वो पृथ्वी की सारी चीजों का अवलोकन करना। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह हो गए। मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह हम देखते हैं, ये पृथ्वी का अवलोकन करना, सर्वे करना, ऐसे सारे उपग्रह जो है वो निम्न भू कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। क्योंकि ये कक्षा क्या होगी, पास में होगी, इसलिए अनुमान लगाना जो है वो आसान हो जाता है। इसलिए ये सारे उपग्रह जो है वो निम्न भू कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद हम देखें तो दूसरी कक्षा होती है, इसे हम बोलते हैं मध्यम भू कक्षा। ये जो मध्यम भू कक्षा या मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, इसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर है। मतलब अगर हम कोई किसी भी उपग्रह को छोड़ेंगे, अब ये जो मध्यम भू कक्षा है, इसमें जो उपग्रह है उसको एक चक्कर लगाने में लगभग 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है। इसमें जो है वो नौवहन उपग्रह यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो इसमें स्थापित की जाती है। नौवहन उपग्रह मतलब क्या आएगा, तो हमको कहीं की स्थिति और समय, ठीक है ना, उसको दिखाने के लिए हम नौवहन उपग्रह, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, जीपीएस है जिसको हम आज यूज करते हैं। ठीक है। तो वो वाले उपग्रह जो होते हैं वो मध्यम भू कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। फिर जो तीसरी कक्षा है और सबसे ऊंचाई पर स्थित कक्षा है उसे हम बोलते हैं भू स्थैतिक या भू तुल्यकारी कक्षा। इनकी जो ऊंचाई होती है वो 35,786 से ऊपर, मतलब लगभग अगर हम देखें तो 36,000 किलोमीटर के हाइट पर ये कक्षा होती है। इसमें उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वो पृथ्वी के बराबर, मतलब 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। ऐसा क्यों, ये अभी मैं आगे बता रही हूँ। भूस्थितिक उपग्रह जो होते हैं यहाँ पे दूर संचार उपग्रह, मतलब जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है वो सबसे हाइट वाली कक्षा पे स्थापित की जाती है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है, एरिया तो बड़ा होगा ना, जैसे हम बहुत दूरी पर किसी को कॉल करते हैं, कॉलिंग वगैरह करते हैं, एक देश से दूसरे देश में कर रहे हैं, या कोई एक बहुत दूर शहर है और दूसरा शहर है वहां पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुत हाइट पर ही उपग्रह स्थापित करने आवश्यक होते हैं, दूर संचार उपग्रह। इसलिए इन्हें जो है वो भूस्थितिक या फिर भूतुल्यकारी कक्षा में स्थापित किया जाता है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि भूस्थितिक का मतलब क्या होता है और भूतुल्यकारी का मतलब क्या होता है, क्योंकि है तो एक ही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये होता है, ये कक्षा क्या होती है, तो ये कक्षा इक्वेटर के एकदम ऊपर होती है और हमेशा एक ही जगह पर दिखाई देती है। देखो, ये कक्षा इक्वेटर के एकदम ऊपर है और हमेशा एक ही जगह पे इसमें जो उपग्रह होगा वो एकदम पृथ्वी के सापेक्ष होगा। तो पृथ्वी के सापेक्ष अगर ये उपग्रह घूम रहा है तो इसका परिक्रमण काल और जो पृथ्वी का परिक्रमण काल है वो लगभग समान होता है। ठीक है ना। जो अभी हमने देखा कि पृथ्वी के बराबर जो है वो इसका, इसमें जो अगर उपग्रह घूमेगा तो उसका जो परिक्रमण काल होगा वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो उपग्रह, ये जो कक्षा है वो इक्वेटर के ठीक ऊपर है। ठीक है। जबकि अगर हम जियो सिंक्रोनस की बात करते हैं तो हाइट उतनी ही है। ठीक है। पर इसमें ये है कि ये ठीक इक्वेटर के ऊपर नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहती है, इसलिए इसको जियो सिंक्रोनस कहते हैं।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अब हम देखते हैं प्रक्षेपण यान। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि उपग्रह क्या होते हैं, फिर उपग्रह किस कक्षा में गति करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब उस उपग्रह को अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए हमको कोई ना कोई वाहन की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई व्हीकल चाहिए, तो उस वाहन को ही प्रक्षेपण यान कहते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्रक्षेपण यान होता क्या है। तो प्रक्षेपण यान बड़े बड़े रॉकेट होते हैं, विशाल रॉकेट होते हैं जो उपग्रहों को अंतरिक्ष तक लेकर जाते हैं। भारत में उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम यानी कि इसको बनाने का जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले 1979 और 80 में इसे शुरू किया गया था। अगर हम प्रक्षेपण यान की पीढ़ियों की बात करें तो तीन तरह की पीढ़ियां हम देख सकते हैं। सबसे पहले प्रायोगिक प्रक्षेपण यान। प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल ये फेज था, ठीक है ना। तो इस समय अगर हम देखें तो एसएलवी और एएसएलवी का विकास हुआ। वहीं पर परिचालनात्मक प्रक्षेपण यान जो था, इसमें साउंडिंग रॉकेट देखेंगे, पीएसएलवी देखेंगे और जीएसएलवी देखेंगे। ये तीनों जो है वो ऑपरेशनल है। इसके बाद जो तीसरा है वो है भविष्य की प्रक्षेपण यान, जिस पर अभी काम चल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं एसएलवी, इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सबसे पहला था। अब अगर ये जो लॉन्च व्हीकल होता है ना, इस लॉन्च व्हीकल में 4 चरण देखने को मिलते हैं। 4 चरण जो होते हैं, अब जो 4 चरण होते हैं और कोई भी जो रॉकेट जा रहा है, जैसे हमको वाहन में फ्यूल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं, वैसे ही जो होता है ये प्रक्षेपण यान में भी फ्यूल लगता है। तो ये जो 4 चरण है, इन चारों चरणों में जो वो फ्यूल भराता है और इस फ्यूल को, ये जो फ्यूल होता है वो ठोस होता है। तो इन चारों चरणों में जो है वो ठोस ईंधन भरता है। ठोस ईंधन बहुत सारे भरे जाते हैं, उसमें एक एग्जांपल है एचटीपीबी का, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसका सबसे पहला जो सफल परीक्षण था वो 18 जुलाई 1980 को हुआ था। तो एसएलवी जो है वो सबसे पहला लॉन्च व्हीकल था और ये एक्सपेरिमेंटल था। दूसरा अगर हम देखेंगे तो एएसएलवी, एएसएलवी का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम देखें तो ये जो है वो 100 से लेकर 150 किलोग्राम भार के उपग्रह को जो है वो ले जा सकता था। इसमें जो है वो 5 चरण थे, चरण पूछ लिए जाते हैं। जैसे एसएलवी था तो इसमें 4 चरण है और चारों चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग होता है। पर एएसएलवी जब आया उसमें 5 चरण आए और पांचों चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया। अगर हम देखते हैं तो एएसएलवी जो है, एएसएलवी जो है एएसएलवी डी3, उसने 20 मई 1992 को स्रोस सी नाम के उपग्रह को जो है वो भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया था सफलतापूर्वक। कब? 1992 में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साउंडिंग रॉकेट। अब ये जो आ गए वो एक्सपेरिमेंटल वाले आ गए। तो सबसे पहले देखते हैं साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं। तो साउंडिंग रॉकेट वे होते हैं जो अंतरिक्ष अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। अंतरिक्ष में लगातार अनुसंधान चलते रहता है तो उसके लिए साउंडिंग रॉकेट्स भेजे जाते हैं। और इसमें ज्यादा चरण नहीं होते, इसमें 1 या 2 चरण होते हैं। जैसे हमने एसएलवी में देखा 4 चरण, एएसएलवी में देखा 5 चरण, पर साउंडिंग रॉकेट में 1 या 2 चरण होते हैं और इसमें भी ठोस जो है वो प्रणोदक, प्रणोदक का मतलब वही फ्यूल, ठीक है ना, उसका यूज होता है। अगर हम देखें तो 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम में के पास थुम्बा एक जगह है, वहां से सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट भेजा था इंडिया ने, वो था नाइके अपाचे। हालांकि ये यूएसए से हमने लिया था। तो नाइके अपाचे पहला साउंडिंग रॉकेट जो इंडिया ने भेजा था वो था 1963 में। पर अगर हम बोले कि हमारा स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट जो हमने भेजा है तो वो 1965 में भेजा था, जिसका नाम था रोहिणी। ऐसे ही RH-75 भी भेजा गया था जो 20 नवंबर 1967 से में जो है वो टर्ल से भेजा गया था। ये टर्ल का फुल फॉर्म जो है वो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ ये वही है जो केरल, जो तिरुवनंतपुरम है, वहीं से टर्ल से भेजा गया है 20 नवंबर 1967 को। इसके बाद अगर हम देखें तो पीएसएलवी, और सबसे ज्यादा जो रॉकेट लॉन्च की जाती है, सबसे ज्यादा जो उपग्रह लॉन्च की जाती है वो पीएसएलवी से ही किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो है वो इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं। इसी कारण कहते हैं वर्क हॉर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो इससे जो है वो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा चरण जो है उसमें ठोस ईंधन का प्रयोग होता है और दूसरे और चौथे चरण में जो है वो द्रव ईंधन का। अभी हम आगे देखते हैं हुए आए हैं कि एसएलवी है उसमें 4 चरण है और चारों चरण ठोस है। एएसएलवी उसमें 5 चरण है और पांचों चरण ठोस है। साउंडिंग रॉकेट है उसमें 1 या 2 चरण है और उसमें भी ठोस प्रणोदक का यूज हो रहा है। पर पीएसएलवी जो है उसमें 4 चरण तो है, पर पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग हो रहा है और दूसरे और चौथे चरण में जो है वो द्रव ईंधन का प्रयोग हो रहा है। पीएसएलवी की पहली सफल उड़ान अगर हम बोले तो वो 1994 में जो है वो हुई थी। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट मिशन देखें तो सबसे पहला था मंगलयान। ये जो मंगलयान था इसे हमने 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया था। इसमें जो प्रक्षेपण यान है उसका नाम है पीएसएलवी C-25। अगर हम देखें तो चंद्रयान फर्स्ट जो था
उसके प्रक्षेपण की तिथि देखें तो 22 अक्टूबर 2008 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। और इसमें जो प्रक्षेपण यान था वो था PSLV C11। 15 फरवरी 2017 को PSLV C37 से एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 104 उपग्रह को जो प्रक्षेपण किया था वो PSLV C37 से किया था, और वो कब किया गया था? 2017 में। इसके बाद हम आगे देखते हैं GSLV। GSLV जो होता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। ये 2000 से लेकर 2500 किलो भार के उपग्रह को लेकर जा सकता है, वो भी सबसे ऊंची वाली कक्षा, मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लेकर जा सकता है। इसमें 3 चरण होते हैं। तो सबसे पहले हमने SLV में देखे 4 चरण, ASLV में देखे 5 चरण, साउंडिंग रॉकेट में 1 या 2 चरण होते हैं, उसमें भी ठोस है। PSLV में हमने देखे 4 चरण, जिसमें पहले और तीसरे में ठोस है और दूसरे और चौथे में द्रव है। वहीं पर हम GSLV की बात करेंगे तो इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरण में पहला चरण जो होता है उसमें ठोस ईंधन का उपयोग होता है, दूसरे चरण में जो है वो तरल यानी लिक्विड यूज होता है, और तीसरे चरण में जो है वो क्रायोजेनिक इंजन का यूज होगा। क्रायोजेनिक इंजन जो है इसमें हाइड्रोजन का तरल रूप में और ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर के रूप में जो है वो यूज किया जाता है। GSLV का पहला सफल परीक्षण अगर हम देखें तो वो 2001 में हुआ था। इसे इसरो का फैट बॉय कहते हैं। अब उसको फैट बॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत अधिक वजन के जो उपग्रह हैं उसको लेकर जा पाता है, और वो भी जियो में लेके जाता है, ठीक है ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो इसलिए इसे इसरो का फैट बॉय कहते हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट मिशन देखें तो चंद्रयान सेकंड की बात करें तो इसकी प्रक्षेपण तिथि थी 2019 की, 22 जुलाई 2019, और इसमें जो प्रक्षेपण यान यूज हुआ था वो GSLV मार्क 3 था। चंद्रयान 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसका प्रक्षेपण जो हुआ था, प्रक्षेपण की डेट याद रखनी है हमें, 14 जुलाई 2023 को। और अगर हम देखें कि ये चंद्रमा की सतह पर कब उतरा तो वो 23 अगस्त 2023 को उतरा। इसमें जो प्रक्षेपण यान था वो GSLV M3 M4 था। अगर हम देखें तो भारत चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है, जबकि चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन चुका है। इसके आगे LV-M3 या फिर केयर मिशन, ये सारे जो है वो फ्यूचर वाले मिशन है जिन पर अभी काम चल रहा है। ये भारत की नवीनतम पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है, और GSLV की तुलना में जो है वो अधिक क्षमता वाला इसमें क्रायोजेनिक चरण का यूज किया जाएगा। वहीं अगर हम देखिए RLV को बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब ये होगा कि अब जो लॉन्च व्हीकल जाएगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, उपग्रह को वहां छोड़ देगा अंतरिक्ष में और दोबारा लौट कर आएगा। मतलब एक ही प्रक्षेपण यान से हम बार बार जो है वो उपग्रह को भेज सकते हैं। अभी इन पर काम चल रहा है। इस प्रकार हमने अभी यहाँ तक देखा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम उपग्रह के प्रकार देखेंगे, और करंट में अभी जो भी चल रहा है उपग्रह से संबंधित वो सारी चीजें हम देखेंगे। यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।